हाय एवरीवन। आज हम क्लास 11th की ज्योग्राफी की बुक को कंटिन्यू करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें आज हम 13th चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। सो बेसिकली इसमें आप ओशन वाटर के सारे डायनेमिक्स को स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर स्टार्ट्स विद द ओशन वाटर इज डायनेमिक। ओके, ओशन वाटर डायनेमिक होता है। इसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, डेंसिटी, एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि सन, मून एंड द विंड्स, ये इन्फ्लुएंस करते हैं मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर को। इन सब चीज़ों से ओशन वाटर की मूवमेंट पे फ़र्क पड़ता है। देन द नेक्स्ट थिंग इज जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन होते हैं वो कॉमन होते हैं ओशन वाटर बॉडीज़ में। ठीक है, इस तरीके से भी पानी मूव करेगा, इस तरीके से भी पानी मूव करेगा। तो जब ऐसे जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, और जब ऐसे जा रहा है तो वर्टिकल मूवमेंट है। नेक्स्ट इज जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है रेफर्स टू द ओशन करंट्स एंड वेव्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है उसमें आप ओशन करंट्स के बारे में पढ़ते हो और वेव्स के बारे में पढ़ते हो। देन नेक्स्ट इज द वर्टिकल मोशन रेफर्स टू टाइड्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन को क्या कहते हैं, तो वो होता है आपका ओशन करंट्स और वेव्स। ठीक है, और वर्टिकल मोशन को क्या कहते हैं, तो उसमें आता है आपका टाइड्स। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्या होता है इसमें कि जो ओशन करंट्स होते हैं ना, वो कंटिन्यूस फ्लो होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का। ओशन करंट बेसिकली है क्या, जब आपका बहुत सारा पानी एक साथ, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, मे बी वो इधर जा सकता है, मे बी इधर जा सकता है। तो डेफिनेट डायरेक्शन में जब आपका बहुत सारा पानी कंटिन्यूसली फ्लो करता है, वाइल जो वेव्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है पानी का। ठीक है, ओशन करंट्स क्या है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, और आपकी वेव्स जो होती हैं वो सिंपली क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वाटर का। देन वाटर मूव करता है अहेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑफकोर्स सी बात है, पानी जो है ठहरेगा नहीं एक जगह, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है थ्रू ओशन करंट्स। वाइल जो वाटर होता है वेव्स में डज नॉट मूव। ठीक है, वेव में पानी मूव नहीं करता, बट जो वेव ट्रेन्स होती हैं वो अहेड मूव करती हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से वेव ट्रेन्स जो होंगी यहाँ पे वो आगे मूव कर रही हैं, जबकि ओशन करंट में क्या है, आपका पूरा जो पानी का डायरेक्शन है वो एक तरफ चल रहा होता है। नेक्स्ट इज जो वर्टिकल मोशन है रेफर्स टू राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। वर्टिकल मोशन का मतलब होता है कि इस तरीके से राइज होगा देन फॉल होगा वाटर में, ओशन में और सीज में। देन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून, जो सन और मून की अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो ओशन वाटर है वो रेज होता है अप एंड फॉल्स डाउन ट्वाइस अ डे। ठीक है, अगर आपका मान लो अर्थ है इधर, आपका सन है इधर, मून है उधर, इसकी अट्रैक्शन की वजह से पानी 2 बार अप एंड डाउन जाता है दिन में। ठीक है, इस चीज़ को हम अपवेलिंग कहते हैं पानी का बेसिकली। ठीक है, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम सब सरफेस एंड सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ वर्टिकल मोशन ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, बेसिकली आपने ये जो ट्वाइस अ डे वाली चीज़ पढ़ी, ये टाइड्स वाला फिनोमेना है। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि जो अपवेलिंग आपके कोल्ड वाटर की होती है, मान लो ये आपका सब सरफेस है यहाँ पे। ठीक है, सब सरफेस में से ठंडा पानी जो है जब वो ऊपर जाएगा एंड आपका जो सिंकिंग है सरफेस वाटर का, सरफेस वाटर नीचे जाएगा, ये भी क्या है, वर्टिकल मूवमेंट होते हैं ओशन वाटर के। नेक्स्ट वेव्स पे आ जाइए। वेव्स एक्चुअली क्या होती है, एक तरीके की एनर्जी होती है, नॉट द वाटर एज सच। ठीक है, पानी नहीं है एज सच, ये एक तरीके की एनर्जी है विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सर्फेस। ये ओशन सर्फेस पे मूव करती है। वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रैवल इन स्मॉल सर्कल। ठीक है, वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे ऐसे सर्कल्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं एज अ वेव पासिस। ठीक है, जब वेव पास करती है। नेक्स्ट इज विंड उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है वेव को। ठीक है, मान लो ये वेव जा रही है, यहाँ से ऊपर से विंड आएगी तो वो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रैवल इन द ओशन। विंड्स की वजह से आपकी वेव्स ओशन में ट्रैवल करती हैं एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन द शोर लाइन्स। आपकी जो एनर्जी होती है वो शोर लाइन्स पे रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट इज द मोशन ऑफ द सर्फेस वाटर सेल्डम अफेक्ट्स द स्टैग्नेंट डीप बॉटम वाटर ऑफ द ओशन। यहाँ पे जो मोशन है आपके सरफेस वाटर का, मतलब यहाँ पे अगर आपका ये सरफेस वाटर है, यहाँ पे जो इसका मोशन है वो अफेक्ट करता है स्टैग्नेंट डीप वाटर को जो बॉटम ऑफ ओशन में मौजूद है। ठीक है, आपके सरफेस वाटर की मूवमेंट से डीप जो वाटर बॉटम पे है यहाँ पे, उस पर भी फर्क पड़ता है। एज अ वेव अप्रोचेज द बीच। ठीक है, अब यहाँ से वेव अगर वेव इस तरीके से यहाँ पे बीच पे पहुंचेगी तो वो स्लो डाउन कर जाएगी। दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन जो आकर कर रहा होता है बिटवीन द डायनेमिक वाटर एंड द सी फ्लो। ठीक है, यहाँ पे जो पानी है इसके और सी फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से यहाँ पे
ये जब आपके शोर के पास पहुंचेगी, बीच के पास पहुंचेगी तो स्लो डाउन हो जाएगी। एंड व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन हाफ, यहाँ पे एक और फिनोमेना है कि जब डेप्थ जो होती है पानी की वो हाफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव होती है, तो वेव ब्रेक कर जाती है। मतलब अगर इस तरीके से देखें कि ये आपकी वेवलेंथ है, तो यहाँ पे जब पानी की जो डेप्थ है वो आधी हो जाएगी इस वेवलेंथ के वेव के, तो भी वेव क्या हो जाती है, ब्रेक कर जाती है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट से आपको याद रखना है, क्या पता इस पे एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। लार्जेस्ट जो वेव्स होती हैं वो हमें ओपन ओशंस में मिलती हैं। वेव्स कंटिन्यू करती हैं टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड। ठीक है, वेव जो होती है ना वो बड़ी होती चली जाती है जब वो मूव कर रही है और उसको एनर्जी मिल रही है फ्रॉम विंड। ठीक है, उस टाइम पे वेव बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट इज, बहुत सारी जो वेव्स होती हैं वो कॉज्ड होती हैं बाय द विंड ड्राइविंग अगेंस्ट वाटर। तो जब वाटर के अगेंस्ट विंड ड्राइव कर रही है तो बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जब एक ब्रीज जो होती है 2 नॉट्स और लेस ब्लो करती है ओवर काम वाटर, ठीक है, यहाँ पे एक ठहरा हुआ पानी है, उसके ऊपर 2 नॉट्स से ज़्यादा की अगर ब्रीज जो है वो चल रही है तो स्मॉल रिपल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं एंड वो ग्रो करते हैं जब विंड की स्पीड बढ़ जाती है, until white caps appear in the breaking waves। ठीक है, जब तक white caps appear करेंगे breaking waves में। then waves may travel thousands of kilometer before rolling ashore। ठीक है, ये thousands of kilometer चल करके आएंगी, break करेंगी and dissolve करेंगी as surf। ठीक है, surf की फॉर्म में वो dissolve हो जाती हैं। next is, wave का जो size and shape होता है basically रिवील करता है उसके ओरिजिन को। ठीक है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है, इसके हिसाब से उसका ओरिजिन जो है वो रिवील होता है। स्टीप वेव्स जो होती हैं वो फेयरली यंग वेव्स होती हैं एंड प्रोबेबली वो लोकल विंड से बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि स्टीप वेव्स जो होती हैं, पहली बात तो यंग वेव्स होती हैं, दूसरी चीज़ वो लोकल विंड से बनी होती हैं। नेक्स्ट इज, जो स्लो एंड स्टेडी वेव्स होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। ठीक है, स्लो और स्टेडी वेव्स काफ़ी दूर से बन करके आई होती हैं, पॉसिबली फ्रॉम अनदर हेमिस्फेयर। जो मैक्सिमम वेव हाइट होती है वो डिटरमाइंड होती है बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड। ठीक है, आपकी मैक्सिमम जो यहाँ पे वेव हाइट होगी वो स्ट्रेंथ ऑफ विंड पे डिपेंडेंट होता है। दैट इज हाउ लॉन्ग इट ब्लोज, कितना लंबा समय के लिए वो चलती है, एंड द एरिया ओवर विच इट ब्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, कितने एरिया में वो ब्लो करती है एक सिंगल डायरेक्शन में। देन नेक्स्ट इज, वेव्स ट्रैवल करती हैं बिकॉज विंड पुशेस द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स व्हाइल ग्रेविटी पुल्स द क्रेस्ट ऑफ द वेव्स डाउनवर्ड। यहाँ पे जो वेव्स है वो इसलिए ट्रैवल कर पा रही है क्योंकि विंड वाटर को पुश कर रही है, ठीक है, उसके कोर्स में, जबकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। ठीक है, उसके क्रेस्ट को डाउनवर्ड्स लेकर के जा रही है। मतलब इस तरीके से आपकी वेव्स है ना, तो ये ग्रेविटी इसके क्रेस्ट को नीचे खींच रही होती है। जो फॉलिंग वाटर होता है वो पुश करता है फॉर्मर ट्रॉ को अपवर्ड। मतलब यहाँ पे आप क्रेस्ट एंड ट्रॉ जानते हैं ना कि एक क्रेस्ट बनता है, एक ट्रॉ बनता है। तो यहाँ पे जो फॉलिंग वाटर है, जो वाटर ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है, वो पुश कर रहा है उस पीछे वाले ट्रॉ को ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ट्रॉ को ऊपर भेज रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, वेव्स मूव्स टू अ न्यू पोजीशन। ठीक है, इसकी वजह से आपकी जो वेव्स होती हैं वो न्यू पोजीशन में मूव कर जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने एक सपोर्टिंग फिगर भी दिखाया है इस चीज़ के लिए, जैसे ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे मोशन दिखाया गया है वेव्स का एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का, कि वेव ट्रैवलिंग टुवर्ड द राइट। यहाँ पे आपकी वेव जो है वो राइट के टुवर्ड्स ट्रैवल कर रही है। ये ट्रॉ राइज कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये ट्रॉ राइजिंग ट्रॉ है। यहाँ पे क्रेस्ट फॉल कर रहा है, यहाँ पे ये क्रेस्ट ऐसे नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये क्रेस्ट नीचे चला जाएगा, इसमें ये ट्रॉ जो है ऐसे राइज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मूवमेंट दैट इज हैपनिंग हियर। नेक्स्ट देखिए, एक्चुअल जो मोशन होता है वाटर का, उसका यहाँ पे क्या फिनोमेना है। एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनीथ द वेव इज सर्कुलर। लेकिन अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो इसमें जो मूवमेंट होती है, अगर इस तरीके से आप वेव देख रहे हैं तो इसमें जो मूवमेंट नीचे है पानी के वो सर्कुलर मोशन में है, इस तरीके से। ठीक है, ये इंडिकेट करता है थिंग्स आर कैरिड अप एंड फॉरवर्ड एज द वेव अप्रोचेज एंड डाउन एंड बैक एज इट पासेस। तो आपकी जो इसमें चीज़ें हैं वो कैरिड अप होती हैं, फॉरवर्ड जाती हैं जब आपकी वेव अप्रोच करती है। मतलब ऐसे ऊपर जाएगा, फिर फॉरवर्ड जाएगा एंड फिर नीचे आएगा, बैक आएगा जब वो पास करती है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए वेव के, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहली चीज़ क्या है, वेव का क्रेस्ट एंड ट्रॉ। जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट होता है वेव का, उसको क्रेस्ट एंड ट्रॉ कहते हैं रिस्पेक्टिवली। हाईएस्ट पॉइंट इज द क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट इज द ट्रॉ। ओके,
वेव हाइट क्या होती है? ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ ट्रॉ टू द टॉप ऑफ अ क्रेस्ट ऑफ अ वेव, कि अगर आपने ये वेव बनाई थी तो इसमें यहाँ पे बॉटम से ट्रॉ के और क्रेस्ट के टॉप तक जो आपकी हाइट बनती है उसे वेव हाइट कहते हैं। देन आपका वेव एम्पलीट्यूड है, ये 1/2 होता है वेव हाइट के, मतलब अगर मान लो ये आपकी वेव हाइट है तो इसका आधा जो होता है वो हम वेव एम्पलीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट इज वेव पीरियड, इट इज merely द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव वेव क्रेस्ट और ट्रॉ एज दे पास अ फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे वेव पीरियड क्या होता है? टाइम इंटरवल होता है दो सक्सेसिव वेव क्रेस्ट या ट्रॉ के बीच में। जैसे अगर इस तरीके से बनाया है, इसके बीच में जो ये है इसको आप वेव पीरियड कहते हो। वेव लेंथ क्या होती है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में। अगर ये सक्सेसिव क्रेस्ट है तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है दैट इज योर वेव लेंथ। वेव पीरियड जो था वो इंटरवल था दो सक्सेसिव वेव क्रेस्ट या ट्रॉ के बीच में, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से। वेव लेंथ जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। टाइम इंटरवल बोलोगे तो वेव पीरियड बोलोगे, और डिस्टेंस बोलोगे तो वेव लेंथ बोलोगे। फिर वेव स्पीड में क्या होता है? वेव स्पीड इट इज़ द रेट एट विच द वेव मूव्स थ्रू द वाटर। अगर आपकी वेव वाटर से मूव कर रही है, ठीक है, तो किस रेट पे वो मूव कर रही है एंड उसको नॉट्स में मेजर करते हैं, ये आपकी वेव स्पीड होती है। फिर आते हैं हम वेव की फ्रीक्वेंसी पे। इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स जो पास करते हैं गिवन पॉइंट को ड्यूरिंग 1 सेकेंड टाइम इंटरवल, ठीक है। अगर आपका कितनी वेव्स जो हैं वो एक गिवन पॉइंट से पास कर गए हैं 1 सेकेंड में, दैट इज़ योर वेव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके सारे टर्मिनोलॉजीज हो गए यहाँ पे। आप आगे चलते हैं चैप्टर में टाइड्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, यू शुड नो द फिनोमेना ऑफ टाइड्स, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए टाइड्स में क्या होता है, जो पीरियोडिकल राइज एंड फॉल होता है ना सी लेवल का, वंस या ट्वाइस अ डे, और मेनली ये अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून की वजह से होता है, उसको टाइड कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से राइज एंड फॉल होना, और ये दिन में 2 बार होता है और सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से होता है, उसे टाइड कहते हैं। मूवमेंट जो होता है वाटर का कॉज्ड बाय मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस आर कॉल्ड सर्जेस। अब इसमें आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्जेस एंड टाइड्स। तो सर्जेस में क्या होता है यहाँ पे कि आपका वाटर मूव कर रहा होता है लेकिन मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से कर रहा होता है, जैसे कि विंड की वजह से हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस हो गए उसकी वजह से हो सकता है, दैट इज सर्जेस। लेकिन जब आप उसकी बात कर रहे हो कि अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून की वजह से होता है तो वो टाइड है, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। सर्जेस आर नॉट रेगुलर लाइक टाइड, सर्जेस रेगुलर नहीं होते हैं टाइड के तरीके से। जैसे आप देख रहे हो टाइड में वो दिन में 2 बार होगा, ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दिन में 2 बार हो। देन सर्जेस जो होते हैं टाइड की तरह रेगुलर नहीं होते। स्टडी जो होती है टाइड की बहुत कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली भी एंड टेम्पोरली भी, क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशंस होते हैं इसके फ्रीक्वेंसी, इसके मैग्नीट्यूड और इसके हाइट में। नेक्स्ट इज मून्स ग्रेविटेशनल पुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड टू अ लेसर एक्सटेंट द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। देखो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मून के ग्रेविटेशनल पुल का होता है इसमें, और थोड़ा सा कम कंट्रीब्यूशन एक तरीके से लेसर एक्सटेंट पे सन के ग्रेविटेशनल पुल का होता है। ये मेजर कॉजेज होते हैं फॉर द अकरेंस ऑफ टाइड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है कौन सी चीज़ का कम, तो आपको याद रखना है मून के ग्रेविटेशनल पुल का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, सन के ग्रेविटेशनल पुल का कम कंट्रीब्यूशन होता है अकरेंस ऑफ टाइड्स के लिए। Then next is another factor is centrifugal force, which is the force that acts to counter balance the gravity. Okay, यहाँ पे क्या होता है कि जो दूसरा फैक्टर है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेसिकली ये फोर्स क्या करती है, आपके ग्रेविटी को काउंटर बैलेंस करती है। मान लो अगर यहाँ से ग्रेविटी लग रही है तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपका क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए टुगेदर जो आपके ग्रेविटेशनल पुल होते हैं एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर क्रिएटिंग द 2 मेजर टाइडल बल्जेस ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे आपके ग्रेविटेशनल पुल और आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है ताकि 2 मेजर टाइडल बल्जेस आपके अर्थ पे बनते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून, मान लो अब ये अर्थ है, ये इस साइड पे मून को फेस कर एक टाइडल बल्ज अकर करता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से टाइडल बल्ज अकर करता है। व्हाइल ऑन द ऑपोजिट साइड दो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है आपके मून का वो लेस होता है क्योंकि वो दूर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक टाइडल बल्ज दूसरे साइड पे होता है। मतलब यहाँ पे आपकी अर्थ है, यहाँ पे आपका मून है, ठीक है, तो जो फेस मून की तरफ है अर्थ का, यहाँ पे एक टाइडल बल्ज बन रहा है, लेकिन इस तरफ क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो दूसरा वाला जो बल्ज है वो इस तरफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन का काउंटरैक्टिंग फोर्स है।
यहाँ पे एक फिगर है, देखो इसको दिखाने के लिए 13.2 में एक फिगर दिया है इन्होंने। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड हियर इज कि यहाँ पे ये सन है, ठीक है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे आपका अर्थ है। ये जो फेस है मून की तरफ में जो अर्थ का जा रहा है, वहाँ पे एक आपको टाइडल बल्ज दिख रहा है। फिर यहाँ पे ये तो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके दूसरे साइड पे लग रहा है, जो मून के टुवर्ड्स फेस नहीं है जिसका, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो जो दो रिजल्टेंट टाइडल बल्जेस यहाँ पे बनते हैं, उस तरीके से आप देखोगे अर्थ के इस तरफ भी एक बल्ज बनेगा, इस तरफ भी बनेगा, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से बनता है। यहाँ पे फिगर का जो आपको नेम है वो है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड टाइड्स। तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं अगर आपसे ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो टाइड जनरेटिंग फोर्स होता है वो बेसिकली डिफरेंस होता है बिटवीन दीज टू फोर्सेस। पहली चीज़ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मून का एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ही एक टाइड जनरेटिंग फोर्स होता है। सरफेस ऑफ अर्थ पे जो कि नियरेस्ट द मून है, यहाँ पे पुल और अट्रैक्टिव फोर्स जो है मून का वो ज़्यादा होता है देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑफ कोर्स की बात है, जब आप अर्थ के सरफेस पे देखेंगे जो मून के पास है, वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मून का अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड सो देर इज अ नेट फोर्स जो कॉज करता है एक बल्ज टुवर्ड्स द मून, ठीक है, मून के टुवर्ड्स वो बल्ज कॉज करेगा। ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होता है। तो क्योंकि ये फारदेस्ट है, अवे फ्रॉम द मून है, सो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। फारदेस्ट वाली साइड पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेंट है। तो यहाँ पे एक नेट फोर्स जो है अवे फ्रॉम द मून लगती है। इट क्रिएट्स द सेकंड बल्ज जो कि मून से दूर है। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्सेज है वो मोर इंपॉर्टेंट है देन द वर्टिकल फोर्सेज इन जनरेटिंग टाइडल बल्जेस। तो यहाँ पे जो लाइन लास्ट वाली इन्होंने बोली है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे वो, बेसिकली इट वॉन्ट्स टू स्पीक के एक सेकेंड बल्ज आपके मून से दूर बना, ठीक है। सर्फेस ऑफ अर्थ पे जो हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्सेज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देन दी वर्टिकल फोर्सेज जो कि आपके टाइडल बल्ज को जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस पे एक और चीज़ बोली है इन्होंने, जो टाइडल बल्जेस होते हैं वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे उनकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बनेंगे तो हाइट ज़्यादा बनेगी। व्हेन टाइडल बल्जेस हिट द मिड ओशनिक आइलैंड्स दे बिकम लो, ठीक है। अगर ये मिड ओशनिक आइलैंड्स को हिट करते हैं तो वो लो हो जाते हैं। शेप जो होती है बेज एंड एस्चुरीज की along a coastline can also magnify the intensity of tides, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या शेप जो होती है बे की, एस्चुरीज की, इससे कोई फ़र्क पड़ता है टाइड की इंटेंसिटी पे? तो यस, पड़ता है फ़र्क, ठीक है। फनल शेप जो बेज होते हैं, मतलब इस तरीके से फनल शेप्ड है, इट्स लाइक दिस, वेट आई जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू, इस तरीके से है, फनल शेप्ड है। तो यहाँ पे फनल शेप जो बेज है ग्रेटली चेंज करते हैं टाइडल मैग्नीट्यूड्स को। जब टाइड चैनल्ड होती है बिटवीन आइलैंड्स और इनटू बेज एंड एस्चुरीज, दे आर कॉल्ड टाइडल करेंट्स, ठीक है। अगर बेसिकली आपकी जो टाइड जनरेट हुई है वो आइलैंड्स के बीच में चैनल्ड हो गई है या बेज में है, एस्चुरीज में है, तो उसको टाइडल करेंट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ नोन एज टाइडल करेंट्स, क्योंकि वही पानी एक तरीके से इन दोनों चीज़ों के बीच में जा रहा है। नेक्स्ट आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इन्होंने इस चीज़ का दिया है, टाइड्स ऑफ बे ऑफ फंडी कनाडा में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में। जो हाईएस्ट टाइड होते हैं ना वर्ल्ड में, वो बे ऑफ फंडी में होते हैं, नोवा स्कॉटिया में, कनाडा में। टाइडल बल्ज जो है 15 से 16 मीटर का होता है। बिकॉज यहाँ पे 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स होते हैं हर दिन, तो रफली एक 24 घंटे का पीरियड होता है ये। देन एक टाइड जो है मस्ट कम इन विद इन अबाउट 6 आवर पीरियड। देखो 24 घंटे में, क्योंकि 2 बार हाई टाइड को होना है, 2 बार लो टाइड को होना है, तो 6 घंटे में एक टाइड का होना ज़रूरी है यहाँ पे। एज अ रफ एस्टिमेट जो टाइड है राइज करता है 240 सेंटीमीटर एन आवर, ठीक है। 1 घंटे में ये इतना राइज करता है। और अगर आप 6 का हिसाब देखेंगे तो 1440 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 आवर्स। इफ़ यू हैव वॉकड डाउन अ बीच विद अ स्टीप क्लिफ, ठीक है। अगर आप बीच से आते हैं एक स्टीप क्लिफ से अलॉन्ग साइड, जो कि कॉमन है यहाँ पे, मेक श्योर आप टाइड्स को देखें। अगर आप वॉक करते हैं फॉर अबाउट एन आवर, देन आप नोटिस करेंगे टाइड वहाँ पे आ रहा होता है एंड वाटर जो होगा आपके हेड तक पहुँच जाएगा बिफोर यू गेट बैक टू वेयर यू स्टार्टेड। तो बता रहे हैं कि कैसे टाइम ड्यूरेशन में टाइड्स की हाइट बढ़ रही होती है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हैं विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ टाइड, टाइड्स वेरी करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने डायरेक्शन और अपने मूवमेंट में फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी, डायरेक्शन भी अलग होगा, मूवमेंट भी अलग होगा, ठीक है।
टाइड्स में भी ग्रुप्ड इनटू वेरियस टाइप्स उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस के हिसाब से इन 1 डे और 24 आवर्स और बेस्ड ऑन देयर हाइट, ठीक है। आप इनको डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। पहला जो इन्होंने दिया है वो टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी दिया है। सो द फर्स्ट थिंग इट सेज सेमी डायअर्नल टाइड। जो मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न होता है उसमें आपके 2 हाई टाइड्स होते हैं, 2 लो टाइड्स होते हैं हर दिन। जो सक्सेसिव हाई या लो टाइड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हाइट का होता है, ठीक है। तो डायर्नल में क्या हो रहा है, सेमी डायर्नल में 2 हाई टाइड हो रहे हैं, 2 लो टाइड हो रहे हैं और सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम हाइट के बनते हैं। फिर डायअर्नल टाइड में क्या होता है, देयर इज ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे। तो आपका एक हाई टाइड बनता है, एक लो टाइड बनता है हर दिन में। जो सक्सेसिव हाई एंड लो टाइड्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम हाइट के होते हैं, ठीक है। मतलब आपका सक्सेसिवली यहाँ पे क्या होगा, हाई एंड लो टाइड्स बनेंगे जो कि सेम हाइट के हैं। देन मिक्स्ड टाइड में टाइड्स हैविंग वेरिएशंस इन हाइट आर नोन एज मिक्स्ड टाइड, ठीक है। जिनमें वेरिएशंस होती हैं उनको मिक्स्ड टाइड्स कहा जाता है। जो टाइड्स है जनरली अकर करते हैं अलोंग दी वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे एंड ऑन मेनी आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो आपको याद रखना मिक्स वाले में वेरिएशन होती है, आपके नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे होते हैं और बहुत सारे आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन के वहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने दूसरी कैटेगरी दी है टाइड्स बेस्ड ऑन सन मून एंड अर्थ पोजिशन, ठीक है। इनकी पोजिशन के हिसाब से कौन से टाइड्स होते हैं। हाइट ऑफ राइजिंग वाटर, हाई टाइड वेरीज अप्रिशिएबली डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द सन एंड मून विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। यहाँ पे जो हाइट होती है आपके राइजिंग वाटर की, जिसको हाई टाइड कहते हैं, वो वेरी करती है कि आपके सन और मून की पोजीशन क्या है अर्थ के रिस्पेक्ट में। स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस आल्सो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बारे में। अब इसमें देखिए पहले स्प्रिंग टाइड के बारे में बताया गया है। सो स्प्रिंग टाइड्स जो होते हैं, जो पोजीशन होती है बोथ द सन एंड द मून इन रिलेशन टू द अर्थ हैज डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द टाइड हाइट। यहाँ पे टाइड हाइट पे इसका डायरेक्ट एक तरीके से इफेक्ट होता है कि सन और मून की पोजीशन क्या है अर्थ के रिस्पेक्ट में। जब सन मून एंड अर्थ ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो हाइट जो है टाइड की वो हायर होती है। मतलब आपका सन मून और अर्थ ये सब एक स्ट्रेट लाइन में लगे हैं तो इस टाइम जो टाइड की हाइट है वो ज़्यादा बनेगी। इनको स्प्रिंग टाइड कहा जाता है और ये अक्कर करते हैं ट्वाइस अ मंथ, ठीक है। ये एक बार फुल मून पीरियड पे होता है और दूसरी बार न्यू मून पीरियड पे होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फुल मून पे और आपके न्यू मून पे, ठीक है। ये कंडीशंस हैं। देन नेक्स्ट इज नीप टाइड। नीप टाइड में क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे 7 डे का इंटरवल होता है बिटवीन दी स्प्रिंग टाइड एंड दी नीप टाइड। इस टाइम पे सन और मून जो होते हैं राइट एंगल पे होते हैं टू ईच अदर एंड फोर्सेस जो होते हैं सन एंड मून के वो काउंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के फोर्सेस को। और जो मून की अट्रैक्शन होती है दो मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज द सन्स इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटरैक्टिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा, मून की अट्रैक्शन मोर होती है देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग, दो मोर देन ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज द सन इज डिमिनिश्ड बाय द काउंटरैक्टिंग फोर्स ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल पुल। मतलब कि मून की अट्रैक्शन एक तरीके से डिमिनिश हो जाएगी सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल पुल के काउंटरैक्टिंग फोर्स से, ठीक है। देन जबकि इसने बताया भी कि मून का अट्रैक्शन ना ट्वाइस से भी ज़्यादा होता है सन के, देखिए फिर भी डिमिनिश हो जाता है। देन यहाँ पे बताया वंस इन अ मंथ जब मून का ऑर्बिट क्लोजेस्ट होता है अर्थ के, मतलब वो पेरिजी पोजीशन पे होता है, तो अनयूजुअली हाई एंड लो टाइड्स अकर करते हैं, ठीक है। तो याद रखना पेरिजी पोजीशन में होगा ये, अर्थ के क्लोजेस्ट होगा मून। और इस टाइम पे जो टाइडल रेंज होती है वो ग्रेटर देन नॉर्मल होती है। 2 वीक्स बाद में जब मून फारदेस्ट होता है फ्रॉम द अर्थ, मतलब एपोजी पोजीशन पे होता है, तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी लिमिटेड होता है और टाइडल रेंज लेस होती है देन देयर एवरेज हाइट, ठीक है। तो पेरिजी पे ज़्यादा आपको टाइडल हाइट देखने को मिलेगी, टाइडल रेंज देखने को मिलेगी और एपीजी पोजीशंस पे कम मिलेगी। फिर उसके बाद में बताया गया जब आपका जो अर्थ होता है वो क्लोजेस्ट है सन के, जिसको पेरीहिलियन पोजीशन कहा जाता है, अराउंड 3 जनवरी ईच ईयर। तो टाइडल रेंजेस जो होते हैं उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं विद अनयूजुअली हाई एंड अनयूजुअली लो टाइड्स। जब अर्थ फारदेस्ट होता है फ्रॉम द सन, मतलब कि एपीहिलियन पोजीशन पे होता है अराउंड 4 जुलाई ईच ईयर, तो टाइडल रेंजेस जो होते हैं मच लेस देन द एवरेज होते हैं, ठीक है। तो 4 जुलाई पे एवरेज बनेगा, लेस देन एवरेज, एंड 3 जैन पे आपका अच्छा खासा हाइट बनेगा इसका। फिर आपको बताया गया है टाइम बिटवीन
हाई लैटिट्यूड एंड लो लैटिट्यूड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड द एब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एब क्या होता है। तो इट्स बेसिकली टाइम जब आपका हाई टाइड है और लो टाइड है उसके बीच का जो टाइम होता है, जब वाटर लेवल फॉल कर रहा होता है हाई से लो टाइड में, उसको एब कहते हैं। देन टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड द हाई टाइड व्हेन द टाइड इज राइजिंग, उसे फ्लो या फ्लड कहते हैं, ठीक है। जब वो बेसिकली फॉल कर रहा है ना, हाई से लो पे जा रहा है, तब वो एब है। लेकिन जब लो से हाई में जा रहा है, राइज कर रहा है, तो उस टाइम फ्लो या फ्लड कहते हैं, ठीक है। और आपको नीप टाइड का एक छोटा सा मैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से नीप टाइड बनता है। इन्होंने डायग्राम नहीं दिया बुक में, आई जस्ट मेक इट फॉर यू। तो इट्स लाइक दिस, यहाँ पे आपका अगर इस तरीके से अर्थ का पोजीशन है तो 90 डिग्रीज पे प्लेस्ड होगा, ठीक है। आपका सन 90 डिग्री पे होगा, आपका मून भी 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। आपस में इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल जो है बन रहा होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंगल फॉर्म होगा कि आपका अर्थ है, यहाँ पे आपका सन, यहाँ पे आपका मून, तो इनका आपस में यहाँ पे आप देखोगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। देन लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट इसमें दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। बेसिकली टाइड्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सिंस टाइड्स जो होती हैं कॉज्ड होती हैं बाय द अर्थ मून सन पोजिशंस विच आर नोन एक्यूरेटली, तो टाइड्स प्रेडिक्ट हो सकती हैं एडवांस में, ठीक है, क्योंकि आपको पोजीशंस पता होती हैं, आप एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हो टाइड कब होगा। दिस हेल्प्स द नेविगेटर्स एंड फिशरमैन प्लान देयर एक्टिविटी। बेसिकली कोई अगर फिशरमैन है, कोई नेविगेशन के लिए गया है, तो आप उनको पहले से ही बता सकते हो, ठीक है। टाइडल फ्लोज जो होते हैं ये ग्रेट इंपॉर्टेंस के होते हैं नेविगेशन के लिए। टाइडल हाइट्स जो होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली हार्बर्स के पास, नियर रिवर्स एंड विद इन एस्चुरीज हैविंग शैलो बार्स एट द एंट्रेंस। बेसिकली जो हाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हार्बर होता है रिवर के पास में या एस्चुरीज के अंदर, जहाँ पे शैलो बार होता है एंट्रेंस में, जो प्रिवेंट करता है शिप्स को एंड बोट्स को फ्रॉम एंटरिंग इनटू हार्बर, ठीक है, कि शिप्स एंड जो बोट्स है वो हार्बर में एंटर करें। देन द प्रिवेंट करता है उनको। टाइड्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन, दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है डीसिल्ट करना सेडिमेंट को एंड रिमूव करना पोल्यूटेड वाटर को फ्रॉम रिवर एस्चुरीज। टाइड्स जो होते हैं जनरेट करने के लिए यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को, कनाडा में, फ्रांस में, रशिया एंड चाइना में। 3 मेगावाट टाइडल पावर प्रोजेक्ट एट दुर्गा द्वानी इन सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल अंडर वे है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसके ये यूजेस हैं, इंपॉर्टेंस है। अब हम एक बहुत ही मेजर टॉपिक पे मूव करेंगे विच इज़ ओशन करेंट्स। इट्स वेरी वेल इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्री के लिए प्लस आपके मेंस के लिए भी, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ओशन करेंट्स क्या होते हैं, एक रिवर फ्लो ही होता है एक तरीके से ओशन में। ये रिप्रेजेंट करता है रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन, मतलब बहुत सारा पानी है जो एक डेफिनेट पाथ में जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। ओशन करेंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं दो टाइप के फोर्सेस से। पहली चीज प्राइमरी फोर्सेस जो इनिशिएट करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर को, ठीक है, प्राइमरी फोर्सेस का काम होता है इनिशिएट करना मूवमेंट ऑफ वाटर। सेकेंडरी फोर्सेस जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं करेंट्स को टू फ्लो, ठीक है। प्राइमरी फोर्सेस क्या हैं, आपके मूवमेंट ऑफ वाटर को इनिशिएट करेंगे, मतलब कोई ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से पानी का मूवमेंट शुरू होगा। सेकेंडरी फोर्सेस इन्फ्लुएंस करेंगे करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी फोर्सेस पे, कि जो प्राइमरी फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं करंट को, पहली चीज़ है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, क्रियोलिस फोर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी फोर्सेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपका हीट जो सोलर एनर्जी से आ रहा है, विंड, ग्रेविटी, क्रियोलिस फोर्स, ठीक है। सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, क्रियोलिस फोर्स, ठीक है। आप इस तरीके से कोई निमोनिक बना लेना कि ये सारी ही चीज़ों में ये यूज़ होता है। देन आपका हीटिंग जो सोलर एनर्जी से आता है वो वाटर को एक्सपैंड करेगा। यू नो कि अगर हीट मिलती है वाटर को तो वो एक्सपैंड करता है। दैट इज वाई इक्वेटर के पास ओशन वाटर 8 सेंटीमीटर हायर होता है इन लेवल देन इन द मिडिल लैटिट्यूड्स, ठीक है। ओशन वाटर के पास क्या होगा, आपका जो पानी है 8 सेंटीमीटर हायर होगा इन लेवल देन द मिडिल लैटिट्यूड्स, क्योंकि वहाँ पे उसकी हीट की वजह से वो एक्सपैंड हो गया है। दिस कॉजेज अ वेरी स्लाइट ग्रेडियंट एंड वाटर टेंड्स टू फ्लो डाउन द स्लीप, तो इससे ग्रेडियंट बनेगा, वाटर टेंड्स टू फ्लो डाउन द स्लोप, ठीक है। तो ये स्लोप से ऐसे फ्लो करेगा नीचे। विंड जो कि ब्लो कर रही होती है ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन पुशेस द वाटर टू मूव, ठीक है। जो विंड है जो कि ब्लो कर रही है सर्फेस ऑफ द ओशन पे,
वो पुश करती है वाटर को मूव करने के लिए, विंड की वजह से भी जाएगा पानी आगे। फ्रिक्शन जो होता है विंड और वाटर सरफेस के बीच में, अब आपके विंड के बीच में और आपके वाटर सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रखा है जो कि अफेक्ट करता है, यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, आपने देख लिया, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है आप देखो, आई विल जस्ट टेल यू वंस अगेन। फ्रिक्शन जो आपकी विंड और आपके सरफेस वाटर जो सरफेस पे पानी है उसको अफेक्ट करता है, मूवमेंट, ठीक है। देन यहाँ पे फ्रिक्शन है आपके विंड और वाटर सरफेस में, ठीक है। इससे मूवमेंट जो है वाटर बॉडी का उसके कोर्स में वो इफेक्ट होगा। ग्रेविटी जो है टेंड करती है टू पुल दी वाटर डाउन, अब यहाँ पे ग्रेविटी उस पानी को नीचे लाएगी डाउन द पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन, जिसकी वजह से ग्रेडियंट वेरिएशन क्रिएट होगा। क्रोलिस फोर्स बीच में इंटरवीन करता है एंड कॉज करता है वाटर को टू मूव टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अर्थ को इस तरीके से देखें, यू नो देयर इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देयर इज साउदर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे क्रोलिस फोर्स जो होती है उसकी वजह से, क्योंकि इस तरीके से अर्थ घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, तो एक क्रोलिस फोर्स लग रही है इस पे। तो जब ये क्रोलिस फोर्स लग रही है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होगा कि पानी आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट पे जाएगा और आपके सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट पे जाएगा इसकी वजह से। देन ये जो लार्ज एक्यूमुलेशंस होते हैं पानी के एंड जो फ्लो होता है उनके आसपास, उसको गायरेज कहते हैं, ठीक है। लार्ज एक्यूमुलेशन पानी का एंड फ्लो ऐसे बन गया है इस तरीके से और इसके आसपास ऐसे फ्लो कर रहा है लगातार, इसको हम गायरेज कहते हैं, ठीक है। यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इसका एग्जाम्पल दे करके कहाँ पे ऐसा गायरे क्रिएट होता है। ये प्रोड्यूस करता है लार्ज सर्कुलर करेंट्स को इन ऑल द ओशन बेसिन्स, ठीक है। बड़े बड़े सर्कुलर करेंट्स बनते हैं सारे ही ओशन बेसिन्स में। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन करेंट्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन करेंट्स में पहली चीज़ क्या है, करेंट्स आर रेफर्ड टू बाय देयर ड्रिफ्ट। बेसिकली इनका ड्रिफ्ट क्या है उस तरीके से हम इनको रेफर करते हैं। यूजुअली करेंट्स स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं सरफेस के पास में और वो अटेन करते हैं स्पीड ओवर 5 नॉट्स, इनकी 5 नॉट्स तक की स्पीड हो सकती है। डेप्थ में करेंट्स जो होते हैं जनरली स्लो होते हैं और स्पीड 0.5 नॉट्स से कम हो जाती है। वी रेफर टू द स्पीड ऑफ अ करंट एज इट्स ड्रिफ्ट, ठीक है। स्पीड जो होती है करंट की, आप उसको उसका ड्रिफ्ट भी कहते हैं। ड्रिफ्ट को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉट्स। जो स्ट्रेंथ होता है करंट का रेफर करता है टू द स्पीड ऑफ करंट, कि जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ करंट है उतना ही स्ट्रेंथ है। अ फास्ट करंट इज कंसीडर्ड स्ट्रॉन्ग, आपका जो फास्ट करंट होता है उसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। एक करंट यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सरफेस पे एंड डिक्रीज करता है स्ट्रेंथ में या स्पीड में विद डेप्थ, ठीक है। सरफेस पे सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, जितना जितना डेप्थ बढ़ेगा उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। मोस्ट करेंट्स हैव स्पीड्स लेस देन और इक्वल टू 5 नॉट्स। बहुत सारे ऐसे करेंट्स होते हैं जिनकी स्पीड लेस देन या इक्वल टू 5 नॉट्स होती है, ठीक है। यहाँ तक आपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आपके डिफरेंसेस होते हैं वाटर की डेंसिटी में, जिससे वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन वाटर पे फर्क पड़ता है। अगर आप इस तरीके से देखें, कोई ओशन है, यहाँ पे डेंसिटी अलग है, फिर सरफेस में नीचे आते हुए डेंसिटी चेंज हो रही है, तो जो ये वर्टिकल मोबिलिटी है ना पानी की, चाहे ऊपर जाते हुए चाहे नीचे जाते हुए, इसमें क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। वाटर जिसमें हाई सैलिनिटी होती है वो डेंसर होता है देन वाटर जिसमें लो सैलिनिटी होती है। एंड इन द सेम वे कोल्ड वाटर डेंसर होता है देन वार्म वाटर। जो डेंसर वाटर है वो सिंक करता है नीचे, वाइल रिलेटिवली हायर रिलेटिवली लाइटर वाटर जो होता है वो टेंड टू राइज अप, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है सैलिनिटी वाले पानी में तो वो ऊपर जाएगा, और जो कि जिसकी डेंसिटी कम है वो पानी जो है राइज करेगा। मतलब आई एम सॉरी, आई हैव मिस्टेकन हियर, वेट, ओके, सी, डेंसर वाटर टेंड्स टू सिंक, ठीक है। पानी की डेंसिटी जितनी ज़्यादा है वो सिंक करेगा, वाइल रिलेटिवली लाइटर वाटर टेंड्स टू राइज, जितना वो हल्का होगा उतना वो राइज करेगा। कोल्ड वाटर ओशन करेंट्स जो होते हैं अक्कर करते हैं जब कोल्ड वाटर पोल्स पे सिंक कर जाता है, ठीक है। आपका ठंडा पानी सिंक कर गया तो कोल्ड ओशन करेंट्स बनते हैं। एंड स्लोली वो मूव करता है टूवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे वो सिंक कर गया, वो धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ पे इक्वेटर की तरफ मूव करेगा। देन वार्म जो वाटर ओशन करेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो वार्म वाटर का करंट है वो ट्रैवल करता है आउट फ्रॉम द इक्वेटर। यहाँ पे क्योंकि इक्वेटर पे पानी गर्म है, वो इक्वेटर से ट्रैवल करता है अलोंग द सरफेस, फ्लो करता है टुवर्ड्स द पोल। अब ये पोल पे जाएगा, रिप्लेस करेगा उस सिंकिंग कोल्ड वाटर को। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि ठंडा पानी पोल से इक्वेटर के टुवर्ड्स आ रहा है और जो गर्म पानी है इक्वेटर से पोल के टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं हम टाइप्स ऑफ ओशन करेंट्स पे। जो ओशन करेंट्स होते हैं आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर डेप्थ, के सरफेस करेंट्स होते हैं एंड डीप वाटर करेंट्स होते हैं। सरफेस करेंट्स 10% ऑफ ऑल दी वाटर बनाते हैं इन दी ओशन,
और ये वाटर जो होते हैं, दीज वाटर आर दी अपर 400 मीटर ऑफ द ओशन, ठीक है, मतलब शुरू का जो 400 मीटर जो होगा इसमें वो आपका सरफेस ओशन करंट होगा। देन नेक्स्ट इज डीप वाटर करंट, ये अदर 90% ओशन वाटर बनाते हैं। ये वाटर्स मूव करते हैं अराउंड द ओशन बेसिन्स ड्यू टू वेरिएशंस इन द डेंसिटी एंड ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि ये पानी ओशन बेसिन्स में मूव कर रहा है क्योंकि आपकी डेंसिटी और आपकी ग्रेविटी में वेरिएशंस होते हैं। देन जो डीप वाटर्स हैं वो सिंक करते हैं इनटू डीप ओशन बेसिन्स एट हाई लैटिट्यूड्स, ये हाई लैटिट्यूड्स पे जो है आपका ये उसमें सिंक कर जाते हैं। वेयर द टेम्परेचर्स आर कोल्ड इनफ टू कॉज द डेंसिटी टू इंक्रीज, तो इससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर आप ओशन करेंट्स को एक और क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं विच इज एज कोल्ड करेंट्स एंड वार्म करेंट्स। टेम्परेचर के हिसाब से आप इसे क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पे कोल्ड करेंट्स कोल्ड वाटर को लेकर आते हैं इनटू वार्म वाटर एरियाज। ये जो करंट्स होते हैं यूजुअली हमें वेस्ट कोस्ट में मिलते हैं ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स, ट्रू इन बोथ हेमिस्फेयर्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल फाइंड इसके बहुत सारे आपको मेंस में क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब मेंस का एक तरीके से आपको रीजनिंग पार्ट मिल जाएगा इसमें, जहाँ पे आपको रीज़न देना होता है इस चीज़ों का या बताना होता है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखिए, इसने बोला कोल्ड करेंट्स ना कोल्ड पानी को वॉट एरिया जो है उसमें लेकर के आते हैं वार्म एरिया, वार्म वाटर एरिया में। तो ये करंट आपको नॉर्मली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वेस्ट कोस्ट में कॉन्टिनेंट्स के, जो कि लो और मिडिल लैटिट्यूड्स में, मतलब लो लैटिट्यूड आपका ये वाला हो गया इधर, ठीक है, इक्वेटर के पास, और मिडिल वाला आपका यहाँ हो गया नियरली, ठीक है, इधर। तो इस रीजन में आपके वेस्ट साइड पे आपको मोस्टली दोनों ही हेमिस्फेयर में यहाँ पे ये करंट्स देखने को मिलेंगे कोल्ड वाले, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड ऑन द ईस्ट कोस्ट इन दी हायर लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो नॉर्दर्न में यहाँ पे हायर लैटिट्यूड्स में आपको ये ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलेंगे। फिर वार्म करंट्स में आगे देखिए, ये वार्म वाटर को कोल्ड वाटर एरियाज में लेकर आते हैं एंड यूजुअली ऑब्जर्व्ड होते हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में इन दी लोअर मिडिल। तो इसका उल्टा है जो ऊपर आपने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होगा, आपके ये वाले लो जो लैटिट्यूड है और जो मिडिल लैटिट्यूड है यहाँ पे, इसके ईस्ट कोस्ट पे आपको देखने को मिलता है जो वार्म वाटर करंट है। ये भी दोनों हेमिस्फेयर्स में ट्रू है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये फाउंड होते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हाई लैटिट्यूड में, तो यहाँ पे जो हाई लैटिट्यूड है इसके वेस्ट कोस्ट में देखने को आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मिलते हैं, ठीक है, साउथ में नहीं मिल रहे, ये नॉर्दर्न में देखने को मिलते हैं। देन मेजर ओशन करेंट्स के बारे में देखिए। मेजर ओशन करेंट्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय द स्ट्रेसेस जो एक्सर्ट किए जाते हैं बाय द प्रिवेलिंग विंड्स एंड कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, विंड का और कोरियोलिस फोर्स का इस पे स्ट्रेस एक्सर्ट करा जाता है। ओशनिक सर्कुलेशन का जो पैटर्न है रफली कॉरस्पॉन्ड करता है अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न में। बेसिकली जैसा आपका एटमॉस्फेरिक पैटर्न होगा उसी तरीके का आपका ओशनिक सर्कुलेशन का पैटर्न भी होगा, या जैसा आप बोल सकते हो कि ओशन का सर्कुलेशन पैटर्न होगा वैसा ही अर्थ के एटमॉस्फेयर का भी सर्कुलेशन पैटर्न होगा। एयर सर्कुलेशन जो ओशन के ऊपर होती है मिडिल लैटिट्यूड्स में मेनली एंटी साइक्लोनिक होती है, मोर प्रोनाउंस्ड इन दी सदर्न हेमिस्फेयर देन इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मतलब आप अगर अपना यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर देखें, ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे, तो इसमें आप देखेंगे कि मिडिल लैटिट्यूड्स मतलब कि यहाँ पे मेनली एंटी साइक्लोनिक एयर सर्कुलेशन आपको देखने को मिलती है। मतलब आपका अगर आप क्लॉकवाइज देखें तो ये आपका साइक्लोनिक होता है, ये आपका एंटी साइक्लोनिक होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो मूवमेंट है एयर सर्कुलेशन की वो देखने को मिलती है, ऐसे जाता है ये, ठीक है। तो ये सदर्न में ज़्यादा प्रोनाउंस होती है। ये जो ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न होते हैं ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं विद द सेम, तो आपका ओशन का सर्कुलेशन भी इस तरीके से होगा। फिर हायर लैटिट्यूड्स पे क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम मतलब मैप दिया हुआ है वो भी हम देखेंगे अभी। आप ये देखिए हायर लैटिट्यूड्स में जहाँ पे विंड का फ्लो मोस्टली साइक्लोनिक होता है, ठीक है। यहाँ पे हायर लैटिट्यूड की अगर बात करें तो विंड ऑलमोस्ट साइक्लोनिक पैटर्न में इस तरीके से चल रही होती है, तो ओशन सर्कुलेशन भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। इन रीजन्स ऑफ प्रोनाउंस्ड मॉनसूनल फ्लो, ठीक है, कहीं पे मॉनसूनल फ्लो काफ़ी प्रोनाउंस्ड है, तो जो मॉनसून विंड्स है इन्फ्लुएंस करती है करंट मूवमेंट्स को, ठीक है। मॉनसून विंड से क्या होगा, आपके करंट के मूवमेंट पे भी फर्क पड़ता है। देन ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, जो वार्म आपके करंट्स हैं फ्रॉम लो लैटिट्यूड्स टेंड टू मूव टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू देयर लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से आपका वार्म करंट लो लैटिट्यूड से, यहाँ पे मान के चलो ये है आपका कोरियोलिस फोर्स, यहाँ पे लो लैटिट्यूड है ये वाला, ये लो लैटिट्यूड से आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब राइट में जाएगा, इस तरफ यहाँ पे राइट में जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
और यहाँ पे लेफ्ट में जा रहा है सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए ओशन का जो सर्कुलेशन होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है हीट को एक लैटिट्यूड बेल्ट से दूसरे लैटिट्यूड बेल्ट में एक मैनर में जो कि सिमिलर होता है टू द हीट ट्रांसपोर्टेड बाय द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे एटमॉस्फेयर से आपकी हीट एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में जाती है, वैसे ही ओशन के सर्कुलेशन से भी सेम चीज़ होती है। कोल्ड वाटर जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स में होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स वार्मर वाटर इन ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन्स, ठीक है। तो आपका जो कोल्ड वाटर है आपके आर्कटिक का और आपके अंटार्कटिक का, ये क्या करेंगे वार्मर वाटर की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में, जबकि वार्म वाटर जो कि आपके लोअर लैटिट्यूड में है ये पोल के टुवर्ड्स जाएगा, ठीक है। फिर मेजर जो आपके करंट है डिफरेंट ओशंस में वो आपके फिगर 13.3 में दिए गए हैं। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ करंट्स विच आर फाउंड इन पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। ये आप ढूंढ के कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ करंट इन्फ्लुएंस बाय प्रिवेलिंग विंड। तो अभी आपने देखा कि विंड के हिसाब से इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन होती है, जहाँ पे विंड जाएगा उस तरीके से मूवमेंट ऑफ करंट होती है। कि जैसे आपने देखा इक्वेटर पे यहाँ से मूवमेंट पोल वर्ड्स हो रही है, पोल वर्ड से मूवमेंट यहाँ नीचे इक्वेटर के टुवर्ड्स हो रही है, तो ये विंड के कोर्स पे हो रही है। कि आप क्रोलिस फोर्स का अगर एग्जांपल देखें तो नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में जिस तरीके से विंड पैटर्न एंटी साइक्लोनिक और साइक्लोनिक तरीके से चल रहा है, उसी तरीके से आपका ओशन सर्कुलेशन भी होता है। एग्जाम्पल्स मांगे गए हैं, आप ये जो ऊपर 13.3 का फिगर देखेंगे आप उसमें से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अब इफेक्ट देखिए ओशन करंट का इफेक्ट क्या होता है। ओशन करेंट्स में नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। बहुत तरीके से ही हमारी एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, अगर हम इस तरीके से बात करें, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड की बात हुई है। इसका जो वेस्ट कोस्ट होता है एक्सेप्ट क्लोज टू द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के पास में नहीं देखना, ये बॉर्डर्ड होते हैं कूल वाटर से, ठीक है। वेस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कूल वाटर है इनके आसपास। इनका एवरेज टेम्परेचर रिलेटिवली लो होता है। इसमें एक नैरो डायअर्नल और एनुअल रेंज है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैरो एनुअल और डायअर्नल रेंज होती है। देयर इज फॉग, यहाँ पे फॉग मिलेगा, बट जनरली जो एरियाज है वो एरिड मिलेंगे। वेस्ट कोस्ट जो होता है कॉन्टिनेंट का मिडिल और हायर लैटिट्यूड में, यहाँ पे आपको वार्म वाटर मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से ये मिडिल लैटिट्यूड और यहाँ पे हायर लैटिट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वार्म वाटर मिलेगा वेस्ट कोस्ट में। देन विच कॉज अ डिस्टिंक्ट मराइन क्लाइमेट, इसकी वजह से मराइन क्लाइमेट काफ़ी डिस्टिंक्ट होता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय कूल समर्स, इनकी समर्स ठंडी होती है एंड रिलेटिवली माइल्ड विंटर्स होती हैं। इसमें नैरो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। वार्म करेंट्स फ्लो करते हैं पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। आपका जो वार्म करंट होता है वो पैरेलल चलता है ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपका ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, यहाँ पे आपका सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, अगर तो इसमें जो ईस्ट कोस्ट है इसके आपके पैरेलल चलेंगे आपके वार्म करंट्स, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। ये रिजल्ट करता है वार्म और रेनी क्लाइमेट्स में, इसकी वजह से आपका क्लाइमेट वार्म होगा, रेनी होगा। ये जो एरियाज है वेस्टर्न मार्जिन में आते हैं सब ट्रॉपिकल, ये वेस्टर्न मार्जिन में आते हैं ऑफ द सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन्स, ठीक है। देन जो मिक्सिंग होती है वार्म और कोल्ड ओशन करंट का, वो हेल्प करता है रिप्लेनिश करने में ऑक्सीजन को और फेवर करता है ग्रोथ प्लैंक्टॉन्स का, जो कि प्राइमरी फूड होता है फिश के पॉपुलेशन के लिए। तो जो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं वर्ल्ड के वो मेनली इन मिक्सिंग जोन्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये आपसे प्री में एक क्वेश्चन बन सकता है, प्लस आप मेंस में भी इसका पॉइंट लिख सकते हैं। चैप्टर ये हो गया है कंप्लीट। मैं आपको बस यहाँ पे एक बार करंट दिखा देती हूँ कि कौन से कोल्ड ओशन करंट्स हैं, कौन से वार्म ओशन करंट्स हैं। देयर कैन बी अ क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों में आपको बनाने में हेल्प भी होगी अगर प्री आपको मेंस में ड्रॉ करना होगा। पहले कोल्ड वाला देखते हैं। कोल्ड में देखो आपको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये बेंगुला करंट में ज्वाइन हो जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम्बोल्ट करंट या पेरू का करंट है, ये पेरू और चिली के कोस्ट पे होता है। फिर यहाँ पे फॉकलैंड करंट है। देन यहाँ पे आपका कैनरीज करंट है, ठीक है, अफ्रीका से साइड से होकर के जा रहा है। यहाँ पे लैब्राडोर करंट है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में है। यहाँ पे आपका कैलिफोर्निया करंट है, ये भी नॉर्थ अमेरिका के पास से गुजरता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जा रहा है, यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, यहाँ पे ओयोशियो करंट है जो कि जापान के पास होता है। तो इसमें ये सारे आपने देख लिए, कोल्ड वाले आपके करंट्स कवर हो गए। अब हम हॉट जो वार्म करंट है हॉट वाटर के उसको देखते हैं। वार्म में देखिए अलास्का का करंट है, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है।
फिर ये साउथ इक्वेटोरियल करंट का ऐसे चेन बन रहा होता है, इसमें इस तरीके से सर्कल बना रहा है। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है जो इस तरीके से जा रहा है, फिर ये टूट जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में और यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करता है वापस। यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पे साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राज़ीलियन करंट है। देन यहाँ पे अगलास करंट है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, देन कुरोशियो करंट है। ठीक है, ये सारे आपके जितने भी हमारे वार्म ओशन करंट्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको अगर ड्रॉ करना होगा किसी पर्टिकुलर ओशन में या किसी पर्टिकुलर जगह पे तो कुछ पर्टिकुलर करंट्स आप याद कर लीजिएगा। दिस चैप्टर इज ओवर। इफ़ यू हैव एनी डाउट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।